मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। इसमें आगे कुछ प्रभाव हैं, जैसे प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। किसी कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन युग्म मीन्स सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्मा है, और डबल और ट्रिपल वाले पाई होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का प्रबल ऋण विद्युतीय परमाणु या समूह की ओर विस्थापन, इसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। जैसे देखें CH3 CH2 Cl, तो यहाँ चूँकि ये Cl क्लोरीन उपस्थित है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है साझे के इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन अधिक वैद्युत ऋणी होने के कारण इन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, थोड़ा सा खींचता है, जिस कारण से इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है और इस कार्बन पर आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश का अर्थ है यहाँ थोड़े से इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होगी, जिस कारण से ये कार्बन इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा विस्थापित करता है। यहाँ विस्थापन ज़्यादा होगा, यहाँ विस्थापन थोड़ा कम हुआ, तो इस कारण से इस पर और थोड़ा कम धनावेश आता है। तो इस प्रभाव को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं कि इस क्लोरीन के कारण यहाँ इस पूरी कार्बन श्रृंखला में खिंचाव उत्पन्न हुआ, मीन्स इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है। ये घटना कहलाती है प्रेरणिक प्रभाव। यह एक स्थायी प्रभाव है, क्योंकि क्लोरीन इसमें जुड़ा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। और ध्रुवण प्रभाव है, मीन्स यहाँ ध्रुव बन जाते हैं, हल्के से धन और ऋण बन जाते हैं। प्रेरणिक प्रभाव ये इसको I से व्यक्त करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कैपिटल I। दो प्रकार का होता है, -I इफेक्ट और +I इफेक्ट। कुछ ऐसे परमाणु या समूह हैं जो -I इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। ये हाइड्रोजन से अधिक वैद्युत ऋणी प्रतिस्थापी साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, जैसे यहाँ Cl आकर्षित कर रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किधर होगा, प्रतिस्थापी की ओर होता है। इसे -I इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव का क्रम ये है, आगे घटता हुआ क्रम है। दूसरे हैं इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी प्रेरणिक प्रभाव। ये आकर्षी था, प्रतिकर्षी इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्षण करते हैं। इस तरह के प्रतिस्थापी अगर होंगे तो इनके प्रभाव को +I इफेक्ट कहेंगे। जब प्रतिस्थापी साझे के इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो विस्थापन है वो प्रतिस्थापी से दूर होता है, तो इसे +I इफेक्ट कहते हैं। इनका जो क्रम है प्रभाव का, कैसे घटता हुआ क्रम यह है। दूसरा प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। देखें, पहले उदाहरण देखें, आसानी रहेगी। यहाँ आधार अणु ये है, कार्बनिक जो अणु है, इसके पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स डबल बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, पहला जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और जो डबल बॉन्ड दूसरा बॉन्ड है उसके पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ ध्रुवीय अभिकर्मक, जैसे यहाँ HCl हमने लिया, अभिकर्मक है क्योंकि इसका यहाँ अटैक होगा, यहाँ बॉन्ड टूटेगा, तो ध्रुवीय अभिकर्मक की उपस्थिति में आधार अणु है एथिलीन के पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु पर चले जाते हैं। तो होगा क्या कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर चले गए, क्योंकि यहाँ एक बॉन्डिंग में दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी और दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक कार्बन पर चले गए, जिससे क्या होगा, जिस कार्बन पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। तो हमारा ये वाला कार्बन ऋणावेशित हुआ और दूसरा परमाणु धनावेशित हो जाता है। तो इस घटना को इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। यह अस्थायी प्रभाव होता है। अस्थायी प्रभाव का अर्थ है कि अगर आप यहाँ से अभिकर्मक हटा लें तो अणु पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हुआ आपका। इसके बाद इसमें अगला है टॉपिक अनुनाद।
रेजोनेंस अनुनाद की संकल्पना है। इस संकल्पना के अनुसार जब किसी अणु की लगभग समान ऊर्जा की दो या दो से अधिक लुईस संरचनाएं संभव हैं, अगर हम किसी अणु की लगभग समान ऊर्जा वाली दो या दो से अधिक संरचनाएं बना सकते हैं, तो अणु की वास्तविक संरचना उन सभी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। इस घटना को हम अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद संकर बनाने में जो संरचनाएं योगदान करती हैं, तो किसी भी अणु की जितनी भी संरचनाएं होंगी उनमें से सभी संरचनाएं यहाँ अनुनाद संकर बनाने के लिए अपना योगदान देती हैं। तो इसलिए जो सहयोग करने वाली या योगदान देने वाली संरचनाओं को अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचना कहते हैं। अणु की वास्तविक संरचना की ऊर्जा अनुनादी संरचना की ऊर्जा से कम होती है, और इन ऊर्जाओं का अंतर वास्तविक संरचना की ऊर्जा और अनुनादी संरचना की ऊर्जा का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं अनुनाद ऊर्जा। तो अनुनाद के कारण अणु जो है उसका स्थायित्व बढ़ता है। एक उदाहरण दे दिया है, जैसे ओजोन है, इसकी दो अनुनादी संरचनाएं हैं, और इन दोनों ही संरचनाओं के बीच में हमने इस तरह से दोनों ओर तीर का निशान इस तरह से बनाते हैं रेजोनेंस के लिए। अगला इसमें जो टॉपिक है अतिसंयुग्मन, हाइपर कंजुगेशन। ये आपके जो पीछे मुक्त मूलक पढ़े हैं और कार्बोनियम आयन पढ़े हैं या कार्बोधनायन पढ़े हैं आपने, तो उनके स्थायित्व की व्याख्या करते हैं। पीछे हमने बताया कि कार्बन की श्रृंखला बढ़ने पर या शाखित होने पर स्थायित्व बढ़ता है, मुक्त मूलक का भी और कार्बोधनायन का भी, मीन्स कार्बोनियम आयन का भी। तो इसको समझाने के लिए अतिसंयुग्मन इसकी धारणा है। देखें, कार्बोधनायन या मुक्त मूलक का निकटवर्ती सिग्मा बंध के साथ अतिव्यापन द्वारा स्थायीकरण अतिसंयुग्मन कहलाता है। ये परिभाषा है एक लाइन की। हम उदाहरण को देखेंगे पहले, तो फिर परिभाषा एकदम क्लियर हो जाएगी। जैसे एथिल कार्बोनियम आयन है CH3CH2 और इस कार्बन के ऊपर धनावेश, इस कार्बन के साथ 3 H परमाणु जुड़े हुए हैं और 3 सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है। अब CH2 इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, और इसका दूसरे कार्बन का एक ही जो पी कक्षक है, ये खाली है, रिक्त पी कक्षक है, और इस कार्बन के ऊपर धनावेश है। ठीक है, देखेंगे एथिल कार्बोनियम आयन के धनावेशित कार्बन से जुड़े, ये धनावेशित कार्बन है, तो इस कार्बन से जुड़े CH3, ये CH3 है, समूह के CH जो सिग्मा बंध है कक्षक का धनावेशित कार्बन के रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन होता है। मीन्स ये जो धनावेशित कार्बन है, इससे कौन सा ये कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3 के रूप में है ये, और यहाँ ये C और H के मध्य जो सिग्मा बंध है, तो ये कक्षक और इस कार्बन का ये खाली जो P कक्षक है, इन दोनों के मध्य अतिव्यापन होता है। ये हमने हरे रंग की ये डॉटेड लाइन से दिखा दिया है। एथिल कार्बोनियम आयन के धनावेशित कार्बन परमाणु, इससे जुड़ा हुआ CH3 समूह है, उसके C सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बंध है, उसका धनावेशित कार्बन के रिक्त P कक्षक के साथ अतिव्यापन होता है, जिससे क्या होगा कि यहाँ इनके जो इलेक्ट्रॉन हैं इनका अस्थानीकरण हो जाता है, और इस कारण से डिलोकेलाइजेशन होने के कारण कार्बोनियम आयन स्थायी हो जाएगा, और इन पर CH3 समूह की संख्या बढ़ने पर अतिसंयुग्मन की मात्रा बढ़ती है।